मेरा नाम आरती है और मेरा बचपन एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास परिवार की चारदीवारी में बीता। यह परिवार भले ही दौलत के अंबार पर नहीं बैठा था, पर सुखद आरामदेह जीवन जी रहा था। मेरे पिताजी एक निजी कंपनी में मेहनत करते और उनकी तनख्वाह हमारी सभी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा करती थी। हमारे घर में हर मौसम की सुविधाएं मौजूद थीं, पर ऐशो आराम का वह नज़ारा जो फिल्मों में और अमीरों की कहानियों में दिखता है, वह हमारी पहुंच से दूर था। मैं अपने माता पिता की अकेली औलाद नहीं थी। मेरे दो बड़े भाई सोमेश और प्रेम और एक छोटी बहन नीतू थी। मगर अजीब बात यह थी कि प्यार का केंद्र हमेशा मैं ही रही। इस खास तवज्जो की मुख्य वजह मेरी रूप रंग खूबसूरती थी। बचपन से ही मैं इस सच्चाई में लिपटी रही कि मेरी शक्ल और सूरत में कोई जादुई आकर्षण है। घर में आने वाला हर रिश्तेदार, मोहल्ले की हर आंख और स्कूल के शिक्षक सब मेरी आकर्षक मुस्कान और दिलकश नैन नक्श की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। हर कोई मुझे गोद में उठाता, बेपनाह प्यार देता और मैं एक नायाब गुड़िया की तरह देखी जाती थी। जैसे जैसे मेरा शरीर और मन बड़ा होता गया, यह मजबूत और खतरनाक एहसास मेरे दिलो दिमाग में पक्का होता गया कि जिंदगी में रूप ही सब कुछ होता है। यह वह ताकत है जो हर दरवाजा खोल सकती है और हर इच्छा को पूरा कर सकती है। कॉलेज की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते मैंने अपनी इस खूबसूरती को भुनाना और इस पर इतराना, गर्व करना, जैसे एक स्वाभाविक कला की तरह बहुत अच्छे से सीख लिया था। अब मैं सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि एक आत्ममुग्ध, आत्मविश्वासी और फैशनेबल लड़की बन चुकी थी। कॉलेज की सीमा में मेरा एक अलग ही आभा ऑन रहा था और मैं हमेशा अपने जैसी ही आत्ममुग्ध और अमीर परिवारों से ताल्लुक रखने वाली सहेलियों के बीच घिरी रहती थी। ये सच है कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। किताबों के पन्ने मुझे बेमानी लगते थे, जबकि आलीशान, उत्कृष्ट और महंगे कपड़े, फैशन मैगजीन और अमीरों के रहन सहन में मेरा ध्यान अटका रहता था। मेरे घर वाले इस बात से बेखबर थे कि मैं कॉलेज में क्या गतिविधियां करती रहती हूँ। मैं बहुत लाडली थी, मगर एक हद तक। मेरी माँ देवी का गुस्सा मेरे लिए एक छिपा हुआ डर था, एक ऐसी रेखा जिसे पार करने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं हुई। मेरे भाई सोमेश और प्रेम, जो मुझसे उम्र में बड़े थे, अपने कामों में व्यस्त रहते थे और छोटी बहन नीतू अभी बहुत छोटी थी। मेरे पिता अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों में लगे रहते थे, इसलिए मेरी आज़ादी पर कोई सख्त पाबंदी नहीं थी। मेरी दुनिया का सबसे अहम केंद्र मेरा कॉलेज कैंपस था, जहां मैं बहुत प्रसन्न खुश रहती थी। अक्सर मैं क्लासेस बंक करती और सहेलियों के साथ कैंटीन की हलचल या कॉलेज के किसी छिपे कोने में बैठकर गपशप बातें करती रहती। कॉलेज आने जाने के लिए मैं रोजाना बस का सफर करती थी, एक ऐसा सफर जो मेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रौनक से पहली मुलाकात, अमीरियत का आकर्षक जाल, इसी तरह रिश्तों की असंतोषजनक सतह और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की तलाश में मेरे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी जिंदगी में एक असाधारण मोड़ आया। मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वह महज अमीर नहीं था, वह बहुत धनवान था। उसकी दौलत का पहला और सबसे ठोस सबूत उसके पास खड़ी एक बड़ी, चमकती हुई काले रंग की चमचमाती कार थी। इस कार की शानदार चमक मेरी आंखों को चौंधिया गई और मेरे अंदर की लालची लड़की ने फौरन खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दिया। मुझे हमेशा से ही अमीर लोग बहुत पसंद थे। मैंने खुद से वादा कर रखा था कि मेरे पास ढेर सारा धन, बहुत पैसा हो, और मुझे सच में यही लगता था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। ताकत, आज़ादी और इज्जत सब दौलत के कदमों में लौटती है। इस लड़के का नाम रौनक था और वह मुझे बस स्टॉप पर ही मिला था। हुआ यूं कि एक दिन मैं कॉलेज से वापसी पर बस का इंतजार कर रही थी। सूरज अपने आखिरी पलों में था और बस स्टॉप पर मेरे अलावा सिर्फ एक आदमी और खड़ा था। थोड़ी देर तो वह चुपचाप खड़ा रहा, मगर जब उसने देखा कि वहां कोई और मौजूद नहीं है और वीराना बढ़ रहा है, तो उसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। पहले वह मेरे करीब आया और नागवार अंदाज में बात करने की कोशिश की, फिर एकदम से मेरा हाथ पकड़ने लगा। उसकी इस जुर्रत भरी और जंगली हरकत पर मेरे अंदर का गरूर और गुस्सा एक साथ भड़क उठा और मैंने जोश में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरे इस हैरान कर देने वाले और सख्त रिएक्शन पर वह आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने फौरन मुझे बालों से पकड़ा और एक छोटा सा मगर खौफनाक चाकू मेरी गर्दन पर रख दिया। चाकू की ठंडक महसूस करते ही मेरी होश गुम, भयभीत हालत हो गई और मेरा सारा गरूर खाक में मिल गया। मैंने मदद के लिए चीखना चाहा, मगर मेरी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। आसपास कोई नहीं था। वह मुझे घसीट कर ले जाने लगा और मेरी आंखों से आंसू सैलाब की तरह बहने लगे। जिंदगी में पहली बार मुझे बेबसी का एहसास हुआ। तभी अचानक एक फरिश्ते की तरह कोई आया और उस आदमी से मुझे छुड़वाकर उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगा। वह आदमी बेरहमी से मार खा रहा था और मेरे मददगार ने तब तक उसकी पिटाई जारी रखी
जब तक कि मेरी जोरदार चीख ने उसे चौकन्ना नहीं किया। उसने फौरन उस बदमाश को छोड़ा और मेरी तरफ ध्यान दिया और बहुत शालीनता से पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। मैं बहुत डरी हुई थी और बस रोए जा रही थी। उसने मुझे एक तरफ सुरक्षित बिठाया और अपनी कार से पानी की बोतल लेकर आया। पानी पीकर जब मेरे होश संज्ञान थोड़े ठीक हुए तो मैंने उसे उत्सुकता की नजरों से देखा। वह कोई बहुत ज्यादा सुंदर खूबसूरत तो नहीं था। उसके चेहरे में वह आकर्षण नहीं था जिसकी मैं आदी थी, मगर वह बहुत अमीर जरूर था और उसके पीछे खड़ी चमचमाती कार इस सच्चाई का प्रमाण सबूत थी। मैंने कांपती हुई आवाज में उसका आभार शुक्रिया अदा किया और उठकर जाने लगी तो उसने मेरे घबराए हुए चेहरे को देखकर मुझे हमदर्दी से रोका। मैंने मुड़कर देखा तो उसने कहा, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने एक पल को सोचा, फिर उसकी विशाल कार को देखा। इतनी बड़ी कार में बैठने का मौका मैं कैसे गंवाने देती। यह मेरी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ पहला कदम था। आखिर मैंने एक दबी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, और उसके साथ कार की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसने कार स्टार्ट की और मैं उसे अपने घर का रास्ता बताने लगी। बातों बातों में उसने अपने बारे में कुछ बातें बताईं कि उसका नाम रौनक है और वह क्या काम करता है। उसने बताया कि उसके पिताजी एक बहुत बड़े व्यवसाय बिजनेसमैन हैं और वह उन्हीं के साथ व्यापार में शामिल है। ये पुष्टि मेरे अंदर के लालच को और ज्यादा हवा दे गई। उसने मुझे मेरे घर से थोड़े फासले पर उतार दिया ताकि कोई देख न ले और चला गया। मैं कितनी ही देर खड़ी उसकी कार की धूल को देखती रही। काश एक ऐसी कार मेरे पास भी होती तो कितना मजा आता। मैंने एक आह भरकर सोचा और थके कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि दोबारा कभी उससे मुलाकात होगी भी या नहीं, क्योंकि मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ रहता है और उसका नंबर भी नहीं था। बेकार इंतजार और इच्छाओं का दबाव। अगले कई दिन मैं उसे याद करती रही। उसकी शान और शौकत, उसकी कीमती कार, उसका बढ़िया पहनावा, हर चीज कितनी कीमती थी। न जाने उसका घर कितना बड़ा होगा। यही सब मैं सुबह शाम सोचती रहती। कभी कभी तो मैं सपनों में उसका आलीशान उत्कृष्ट रहन सहन देखती और खुद को उस ऐशो आराम का हिस्सा समझती। न जाने कितना पैसा होगा उसके पास। मैं काफी दिन बस स्टॉप पर उसका इंतजार करती रही कि शायद वह मुझे कहीं नजर आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरा इंतजार बेनतीजा रहा। मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर उस कार और कार वाले को भूल जाने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी सहेलियों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ये खजाना मैं सिर्फ अपने लिए सुरक्षित रखना चाहती थी। जिंदगी का मोड़ और लालच की बढ़ती जड़ें, पिता का दूसरा घर, महल का नजारा। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में कुछ अजीब और नाटकीय हुआ। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और हमें छोड़कर चले गए थे। ये खबर घर में एक जबरदस्त तूफान ले आई, मगर मेरे लिए यह सदमा कम और उत्सुकता ज्यादा थी। उन्होंने जिस औरत से दूसरी शादी की थी वह बहुत सुंदर और सबसे बढ़कर बहुत धनवान थी। बस यही दो बातें थीं जिनकी वजह से वह मुझे बुरी नहीं लगती थी। मैं उस औरत से मिलने उसके घर जाना चाहती थी, यह देखने की असली दौलत कैसी होती है, मगर मेरी माँ देवी इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देती। यह मैं अच्छे से जानती थी। उनका सिद्धांतवाद और गुस्सा दीवार की तरह आड़े था। फिर एक दिन सबसे छिपकर मैंने पिताजी को फोन किया और मासूमियत का चोला ओढ़कर कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वह मेरी यह बात सुनकर काफी खुश हुए और कहा कि कल वह मुझे कॉलेज के बाहर से छुट्टी के वक्त पिक कर लेंगे। अगले दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वह वहां आए, एक विशाल सी कार में ड्राइवर के साथ, और मुझे ले गए। जब हम उस घर में पहुंचे तो मैं हैरान रह गई। वह एक बहुत बड़ा बंगला था। मुझे तो महल जैसा लग रहा था। संगमरमर के फर्श, कीमती पौधे और बड़ी खिड़कियां। मेरी आंखें तो उस घर को देखकर फटी की फटी रह गईं। मैं अंदर गई तो देखा वह घर अंदर से और भी शानदार था। हर चीज नई, चमकदार और बहुत महंगी थी। हर चीज से अमीरियत टपक रही थी। बेतहाशा पैसा और ऐशो आराम से भरी जिंदगी, यही तो मेरा सपना था और अब मैं इसे छू सकती थी। पूरा दिन वहां गुजार कर मैं रात में पिताजी के साथ वापस आई। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वहां से वापस आऊं, मगर डर था कि माँ को पता न लग जाए। मैंने उन्हें यही कहा था कि सहेली के घर जा रही हूँ। अपने घर आकर मुझे वह बहुत छोटा और बेरंग लग रहा था। मेरे दिमाग में तो बस वही आलीशान घर अटका हुआ था और उसकी चमकदार जिंदगी। मैंने यह सब बातें माँ से छिपाईं, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उन्हें पता चला तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मैं वहां जाना ही छोड़ देती। मेरे अंदर का लालच मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। फिर मैं अक्सर किसी न किसी बहाने से उनके घर जाने लगी। कभी कभी तो मैं कॉलेज जाने के बजाय सीधा वहीं चली जाती थी, ताकि उनकी आजाद और अमीराना जिंदगी का एक दिन तो जी सकूं। रौनक से दोबारा मुलाकात। अमीरों की दुनिया का दृश्य, उनका माहौल काफी आजाद था। पार्टियां वगैरह वहां आम थीं। एक ऐसी ही पार्टी में मैं एक दिन गई। वह बहुत शानदार पार्टी थी। शहर के एक बहुत बड़े रईस दौलतमंद ने अपने घर इस पार्टी का इंतजाम करवाया था।
वहाँ बहुत धनवान लोग मौजूद थे। मैं वहाँ बैठी सबको देख रही थी। इन लोगों की दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी न थी, बस फजूल खर्ची और खनुशी थी। अभी मैं सबको घूरने में ही व्यस्त थी कि तभी मेरी मेज़ पर कोई आकर बैठा। मैंने चौंक कर देखा तो वह वही लड़का था, रौनक, जिसने मुझे उस दिन बस स्टॉप से घर ड्रॉप किया था। उसने भी मुझे पहचान लिया और मुझे वहाँ देखकर काफ़ी हैरान भी हुआ कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने उसे तफसील से बताया कि मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ आई हूँ। उन्होंने मेरी माँ से छिपकर दूसरी शादी की थी और जिस औरत से उन्होंने शादी की वह बहुत अमीर है। बस उन्हीं के साथ मैं यहाँ आई हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा, तो तुम्हें यह सब कैसा लग रहा है? मैंने तड़पती आंखों से कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने मुझे और ज्यादा चौंका देने वाली बात बताई कि तुम्हारे पिता ने जिससे शादी की वह एक बहुत बड़े व्यावसायिक की बेटी है और यह पार्टी मेरे पिताजी ने ही आयोजित अरेंज करवाई है। फिर हम काफी देर वहीं बैठे बातें करते रहे। वह मुझे अपने घर के अंदर ले गया और उसका घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। अंदर से मैंने ज्यादा तो नहीं देखा, मगर जितना देखा वह बिल्कुल फिल्मों जैसा घर लगा। फाउंटेन, महंगे आर्टवर्क और आलीशान फर्नीचर। उस दिन वहां से निकलते हुए मैंने सोच लिया था कि मैं भी एक दिन यह सब हासिल करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। मेरी लालच यह सब देखकर दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो मुझे यूं लगता मैं कोई पागल लड़की हूं जिसका मकसद सिर्फ पैसे के पीछे भागना है। देवी का गुस्सा और पाबंदियां इस जुनून में आकर मैंने एक बड़ा कदम उठाया। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। जब मेरी माँ देवी को मेरे इस अप्रत्याशित फैसले का पता चला तो मैंने नाफरमानी के लहजे में बोल दिया कि मैं बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती। पढ़कर मैंने क्या कर लेना है। मेरी बातें सुनकर वह बहुत गुस्से में आ गईं और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यह सनक तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बाप ने भरी होगी। तुम जब से उधर जा रही हो बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बिना बाहर कदम नहीं रखोगी। मैं उनकी यह बात सुनकर काफी परेशान हो गई, क्योंकि मैं भी जानती थी कि उनकी बात पत्थर पर लकीर होती थी। उनकी गंभीरता और पाबंदी तोड़ना नामुमकिन था। और फिर उन्होंने वही किया जो कहा। मेरा हर जगह आना जाना बंद कर दिया। मेरा मोबाइल भी मेरी माँ के पास था। मैं घर रह रहकर बहुत तंग आ गई थी और रौनक से मिलने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने एक दिन माँ से चालाकी से बात करने का फैसला किया। मैंने मासूमियत से कहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मगर बस मुझे कॉलेज जाने दें। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, कॉलेज तुमने अपनी मर्जी से जाना छोड़ा है, अब क्यों याद आ रहा है तुम्हें कॉलेज? मगर मेरी मिन्नत, समाजत और झूठे पछतावे ने आखिरकार उन्हें पिघला दिया और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। ये नहीं था कि अचानक से मुझे पढ़ाई का शौक चढ़ गया, बल्कि बात यह थी कि कॉलेज ही एकमात्र रास्ता था मेरे लिए रौनक से दोबारा संपर्क करने का। संपर्क बहाल और रौनक का कीमती जाल। मैंने अपनी सहेली कोमल से इस सब का जिक्र किया तो उसने खुशी से कहा कि तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लो। मैंने उसका मोबाइल लेकर रौनक को कॉल की और उससे कहा कि कल कॉलेज के वक्त मुझसे मिलने आ जाना। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो वह पहले से मेरे इंतजार में खड़ा था। मैंने एहतियात के तौर पर इधर उधर देखा और उसकी कार में जाकर बैठ गई। उसने पूछा कि मैं ठीक हूं तो मैंने कहा, हाँ, पहले तुम गाड़ी यहाँ से कहीं और ले जाओ। मेरी बात सुनकर उसने सिर हिला दिया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद एक सुनसान जगह पर जाकर उसने गाड़ी रोकी और कहा, हाँ, अब बताओ, इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? ऑफिस के लिए भी निकलना है, मुझे देर हो रही है। उसकी बात सुनकर मैंने नाराजगी से उसकी तरफ देखा और डांटने वाले लहजे में पूछा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? एक दिन ऑफिस से लेट नहीं हो सकते? मेरी अंदाज देखकर वह हंस पड़ा और बोला, क्यों नहीं, इतना खूबसूरत चेहरा अगर मुझे रोज सुबह देखने को मिले तो रोज लेट होना चाहूंगा। चलो बताओ, क्या बात थी जो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? उसके पूछने पर मैंने आंखों में ढेर सारे आंसू भरकर, चेहरे पर मासूमियत तारी करके सारी बात को अपने मतलब में घुमाकर उसे सुना दिया। मैंने उसे ऐसे यकीन करवाया जैसे मेरी माँ एक सख्त और जालिम औरत हैं और वह मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाती हैं। मैं देख रही थी कि उस पर मेरे झूठे आंसुओं का असर अच्छा खासा हो रहा था। उसने मुझे तसल्ली दी और फिर हम थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर उसने मुझे कॉलेज के बाहर उतार दिया और खुद चला गया। मैंने अपना तीर तो चला दिया था, अब देखना था कि वह निशाने पर लगा या नहीं। अगले 2 दिन मेरे इंतजार में ही गुजरे। उसने कोई संपर्क नहीं किया, हालांकि मैंने उसे कहा था कि मेरी दोस्त के नंबर पर संपर्क कर लेना। अब मैं मायूस होने लगी थी कि न जाने वह कुछ करेगा या नहीं। मैं इन्हीं सोचों में घिरी कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी जब अचानक मेरी दोस्त कोमल मेरे पास आई और कहा कि आरती, तुम्हारे इसी दोस्त की कॉल आ रही है। मैंने उसकी बात सुनकर झट से उसके हाथ से मोबाइल लिया और कॉल रिसीव उठाकर मोबाइल कान से लगा लिया। उसने कहा कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार वेट करूंगा, छुट्टी के वक्त तुम आ जाना। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई। मैंने अपनी दोस्त को बताया कि वह मिलना चाहता है।
क्या तुम मेरी मम्मी को बोल दोगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? उसने यकीन दिलाते हुए कहा। ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं संतोष पाकर चली गई। छुट्टी के वक्त जैसे ही मैं बाहर आई, मेरी नजरें उसे तलाशने लगीं। वह सामने ही गाड़ी के बोनट से टेक लगाए खड़ा था। मुझे देखकर सीधा हो गया। मैं गाड़ी में बैठी तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर रोक दी। वह बहुत खूबसूरत और महंगा रेस्तरां था। मैंने उससे पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो उसने शालीनता से बोला, दोपहर का भोजन, लंच करने और तुमसे बात भी हो जाएगी। मैंने अंदर की तरफ बढ़ते हुए उससे पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ थे? आखिर तुमने कोई संपर्क भी नहीं किया? तो उसने बताया कि वह थोड़े काम में व्यस्त था। फिर हम जब खाना खाकर बाहर आए और गाड़ी में बैठे तो उसने एक खूबसूरत डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए लाया था। मैंने उत्सुकता से बोला, ये क्या है? तो उसने कहा, खुद ही खोल कर देख लो। मैंने जब वह डिब्बा खोला तो मैं खुशी से पागल हो गई, क्योंकि उसमें एक महंगा और कीमती मोबाइल फ़ोन था, नया मॉडल, चमकदार। मैंने उसको कहा, बहुत शुक्रिया, मगर तुमने क्यों लिया? मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे प्यार से देखता रहा और कहा, क्या मैं अब तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुमने बताया था ना कि तुम्हारी मम्मी ने तुमसे तुम्हारा मोबाइल ले लिया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए लिया ताकि हम एक दूसरे से संपर्क में रह सकें। वह फ़ोन देखकर मैं बहुत खुश थी। ये पहली निजी चीज़ थी जो मुझे मेरे रूप के बदले मिली थी। मैंने घर आकर उसे एहतियात से छिपा दिया और अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो मैंने अपनी दोस्त को वह मोबाइल दिखाया और बताया कि ये मुझे रौनक ने दिया है। अब मैं घंटों उससे बातें करती रहती। हमारा संपर्क हमेशा बहाल रहता था, मगर एक बात जो मैंने नोट की थी उसके बारे में, कि वह हमेशा बहुत व्यस्त रहता था। बहुत देर देर से जवाब आंसर देता था, हालांकि वह ऑनलाइन रहता। ये दूरी मुझे नागवार गुजरती थी। मैं जब भी इस बारे में पूछती तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता था। फिर एक दिन मैंने उससे बहुत लड़ाई की और कई दिन बात न की। मुझे लगा कि वह इसके बाद तड़प उठेगा और मुझसे मिलने और माफ़ी मांगकर मुझे मना लेगा। ये मेरा गरूर था। मगर उसने माफ़ी मांगना तो दूर की बात, मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं बात क्यों नहीं कर रही। उसकी यह रूखापन मुझे हैरान कर गई। फिर एक दिन मैंने तंग आकर खुद ही संपर्क कर लिया। मेरी लालच मेरे गरूर पर हावी हो गई। मेरे जोर डालने पर वह मिलने के लिए राजी हो गया था। उसने मुझे एक बहुत प्यारा और कीमती हार, नेकलेस उपहार गिफ्ट किया। वह मुझे ऐसे ही तोहफे देता था अक्सर। मुझे उसका हर तोहफा बहुत पसंद आता और मेरा दिल करता था कि वह अगली बार उससे भी महंगी चीज़ दे। कभी कभी तो मैं जानबूझकर ही उसके सामने बोलती थी कि मुझे यह पसंद है मगर मैं खरीद नहीं सकती, तो वो मुझे वह चीज़ ला देता था। ये मेरा रौनक को इस्तेमाल करने का तरीका था। एक दिन मेरी माँ देवी को न जाने कैसे सबके बारे में पता चल गया। शायद कोमल ने कोई गलती की या मैंने कोई निशान छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे मेरा वह नया मोबाइल भी लेकर तोड़ दिया जो रौनक ने मुझे दिया था। उन्होंने उसके दिए सारे तोहफे जला दिए और मुझे कहा कि खबरदार, जो आइंदा तुमने घर से बाहर कदम रखा तो। इस बार उनका गुस्सा आखिरी हद को छू रहा था। घर का माहौल दुखद और तनाव से भर गया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे लिए कोई रिश्ता आया है और माँ ने हाँ कर दी है। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैं किसी गरीब आदमी से कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी नज़र में रौनक की दौलत ही मेरी आखिरी मंजिल थी। मैंने माँ से बहुत जिद की, बहुत मिन्नतें की, मगर वह न मानी। उनके नज़दीक मेरा विवाह ही मेरी मुक्ति का एकमात्र रास्ता था। फिर मैंने लाख कोशिश की कि किसी भी तरह मेरा रौनक से संपर्क हो जाए, मगर ऐसा ना हो सका। उसने अपना नंबर बदल लिया था या मुझे ब्लॉक कर दिया था। फिर मैंने शैतानी योजना बनाई और सोचा कि मैं शादी के बाद ही उससे संपर्क करूंगी और अपने पति से तलाक लेकर भागकर रौनक से शादी कर लूंगी। मैंने अपने दिमाग में हर चीज़ की प्लानिंग कर ली थी। मैंने यह तक ना सोचा कि रौनक मुझसे शादी करेगा भी या नहीं। बस मैंने अपनी लालच में जिंदगी का सबसे बड़ा खेल खेल लिया, जिसने आगे जाकर मुझे मुंह के बल गिरा दिया। मेरी शादी से पहले एक अजीब बात हुई जिसकी वजह से मुझे माँ से छिपकर शादी करनी पड़ी। मैं कुंवारी थी और बहुत खूबसूरत भी। जब मेरे लिए मोहल्ले के एक पंडित का रिश्ता आया जिसके 4 जवान बच्चे थे और कुछ दिनों पहले उसकी पत्नी का मृत्यु हुआ था। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि माँ ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। पंडित के बेटे से शादी करना मेरी खूबसूरती और जवानी की तौहीन थी। उसी शाम मेरे पास उसी पंडित का बेटा आया और बोला, मेरा बाप बहुत जालिम है, मेरी माँ को मारता था। तुम मुझसे विवाह शादी कर लो वरना सारी जिंदगी रोओगी। उसकी दर्द भरी बातें और जुल्म से बचने की इच्छा ने मुझे हिम्मत दी। मैं भी डरकर मान गई और उससे विवाह कर लिया। मेरे पति का नाम सुमित था, लेकिन मेरी जान तब निकली जब वह मुझे शादी के बाद मंदिर की पिछली तरफ ले गया जहाँ एक तस्वीर पड़ी थी। उसे देखते ही मेरी चीखें निकल गईं क्योंकि वह मेरे पति की थी और उस पर लिखा था स्वर्गीय संजीव। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरा पति तो मेरे सामने ही खड़ा था, तो यह कौन था तस्वीर में और उस पर संजीव क्यों लिखा था? क्योंकि मेरे पति का नाम तो सुमित था। मैंने अपने पति से जब यह पूछा कि
यह तो आपकी तस्वीर है, तो फिर इस पर स्वर्गीय क्यों लिखा हुआ है? तो उन्होंने एक गहरा सांस लिया और कहा कि यह मेरा जुड़वां भाई था। हम दोनों जुड़वां थे। एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मैंने अपने पति की बात सुनकर कहा कि कैसी दुर्घटना, और हमें पहले क्यों नहीं पता चला कि आपका कोई भाई भी था? हमने तो उसे कभी नहीं देखा था। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझसे कहा कि हम यहाँ आने से पहले एक दूसरे शहर में रहते थे। वहाँ रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए हमने यह बात छिपा रखी थी। मैं अपने पति की बात सुनकर काफी हैरान हुई, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी कि पंडित के 2 बेटे थे, सुमित और संजीव। खैर, अगली सुबह पंडित को पता चला कि मेरी शादी उसके बेटे से कर दी गई है, तो वह मेरे घर मेरी माँ से इस बात पर झगड़ने चला गया। मेरी माँ इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन्हें नहीं पता था कि मैंने शादी कर ली है। मैं जानती थी कि माँ को जैसे ही यह बात पता चलेगी तो वह आसमान सिर पर उठा लेंगी। मैं बहुत घबराई हुई थी कि न जाने अब क्या होगा। मैंने अपने पति से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने बाप के पास चली जाती हूँ, मेरी माँ वहाँ नहीं आ सकेंगी। मेरी बात सुनकर मेरा पति मान गया, मगर वह नहीं जानता था कि मैं वहाँ सिर्फ माँ के डर से नहीं जा रही, बल्कि वह एकमात्र जगह थी जहाँ जाकर मैं रौनक से संपर्क कर सकती थी। मैंने अगले ही दिन तैयारी की और अपने पिता के पास चली गई। मेरी सौतेली माँ, बड़ी माँ ने मेरे लिए कमरा तैयार करवाया और मुझे बोला कि वह बाहर जा रही हैं, देर से वापस आएंगी। उनके चले जाने के बाद मैं वहीं लाउंज में बैठ गई और अपनी जिंदगी के इस जटिल मोड़ के बारे में सोचने लगी, और साथ ही यह भी सोचने लगी कि आखिर अपने पति से कैसे पीछा छुड़वाऊं। मैंने तो बस उससे इसलिए शादी की थी ताकि मम्मी मेरी शादी उसके बाप से न कर दें, और मुझे वैसे भी उससे तलाक लेकर रौनक से शादी करनी थी। अब मुझे जल्दी इस व्यक्ति से भी पीछा छुड़वाना होगा। मैंने तो किसी अमीर कबीर आदमी से शादी करने का सपना ख्वाब देखा था, और अब मैं अपना यह सपना रौनक से शादी करके पूरा करना चाहती थी। वह बहुत धनवान था। मैं हर हाल में उससे शादी करना चाहती थी। मेरे दिल में पैसे के सिवा किसी चीज की मोहब्बत नहीं थी, मगर इस नशे में डूबे मैं नहीं जानती थी कि पैसा मुझे जिंदगी में सुकून नहीं दे सकता। अगली सुबह मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी शादी माँ जबरदस्ती इस आदमी से करवा रही थी। मैंने इसलिए मजबूरन उसके बेटे से शादी की। अब मैं आपके पास आ गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी यह मजबूरी में की गई शादी खत्म हो जाए। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहती हूँ। मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा दिला दें। मेरी बात सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं अगले 2 दिन इंतजार करती रही कि शायद वह मुझे कुछ कहें, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन खुद ही उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने सख्ती से कहा कि मैं इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। अगर तुम्हारी माँ को पता चला और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, और तुम भी जितना जल्दी हो सके अपने घर वापस चली जाओ। मैं उनके मुंह से यह सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुई कि वह मुझे घर से निकलने का कैसे कह रहे हैं। मैं वापस कैसे जाऊं? कैसे रहूं उस व्यक्ति के साथ? आखिर कैसे? मुझे अपने पति से तलाक लेनी ही होगी, और यह मुझे सिर्फ माँ ही दिलवा सकती थी। मैंने वापस अपनी माँ के पास जाने का सोचा, और फिर सुबह होते ही मैं किसी को भी न बताए वहां से चली आई। मैं सीधा माँ के घर आई थी। मैंने घर आकर माँ से रो रो कर माफी मांगी और कहा कि पंडित के बेटे ने मुझे बहुत डरा दिया था, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे झूठे आंसुओं से माँ का दिल पिघल जाएगा, और यही हुआ। उन्होंने मुझे माफ कर दिया और मैं वहीं रहने लगी। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि वह मुझे उस व्यक्ति से तलाक दिलवा देंगी। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई कि कैसे हर काम मेरी मर्जी से और कितने आराम से हो रहा है, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का हर सपना टूटने वाला है। मैंने सोचा था कि तलाक लेकर मैं रौनक से शादी कर लूंगी और ऐश करूंगी। बस पैसा ही पैसा होगा मेरी जिंदगी में। लालच का अंजाम। सच्चाई का दर्दनाक खुलासा, रौनक की पत्नी का आना। मगर एक दिन वह हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी सारी कोशिशें तब बेकार हो गईं जब एक दिन एक बहुत ही अमीर औरत हमारे घर पर आई। उसके साथ 2 मासूम बच्चे भी थे। मुझे अच्छे से याद है, वह शाम का वक्त था। मैं अंदर बैठी हुई थी और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही थी कि एकदम जोर जोर से दरवाजा बजा। मेरी माँ, देवी, परेशान होकर कमरे से बाहर आई कि न जाने इस वक्त कौन आ गया और इतनी बुरी तरह दरवाजा क्यों पीट रहा है। माँ ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो देखा एक गुस्से और क्रोध से भरी हुई औरत खड़ी हुई थी। दरवाजा खुलते ही वह तेजी से अंदर आई और जोर जोर से मुझे आवाजें देने लगी। मेरी माँ ने उससे लाख पूछा कि तुम कौन हो? मेरी बेटी को क्यों इस तरह बुला रही हो और यूं चीख क्यों रही हो मेरे ही घर में खड़े होकर? मैं उसकी आवाज सुनकर बाहर आई तो वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मुझे बालों से पकड़कर बोलने लगी, तुम मेरे पति शौहर के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? क्या चाहती हो तुम आखिर? मैंने घबराहट में कहा कि मैं क्यों तुम्हारे पति के पीछे पड़ूंगी? मैं तो न तुम्हें जानती हूं और न ही तुम्हारे पति को। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि अच्छा, ये बात है? क्या तुम सचमुच नहीं जानती?
फिर उसने अपने पर्स से कुछ तस्वीरें निकाली और मेरे ऊपर फेंक कर कहा कि इन्हें देखो और फिर बताओ, क्या तुम सचमुच मेरे पति को नहीं जानती? और अगर नहीं जानती तो इन तस्वीरों में तुम क्या कर रही हो? मैंने एक तस्वीर उठाकर देखा तो वह मेरी और रौनक की तस्वीर थी। एक रेस्तरां, एक पार्क और उसकी कार में खींची गई तस्वीरें। मेरे होश उड़ गए और मैंने आखिरी सहारा तलाशते हुए उससे कहा कि यह तो रौनक है, मगर यह शादीशुदा तो नहीं। मेरी बात सुनकर वह उपहास तंज से हंस पड़ी और बोली, तुम्हें क्या लगा वह गैर शादीशुदा है? वह तुम्हें बेवकूफ बनाता रहा और तुम बनती गई। वह ऐसा ही है, वक्त गुजारी के लिए लड़कियों को घुमाता फिराता है और फिर उसी तरह उन्हें छोड़ देता है जैसे कभी जानता ही ना हो। तुम्हें लगा कि वह तुमसे शादी कर लेगा और तुम उसके पैसे पर ऐश करोगी। तुम बहुत ही बेवकूफ हो। उसके पास अपना कुछ भी नहीं है और न ही वह किसी बड़े व्यवसायी का बेटा है। वह खुद को जिस घर का बेटा बताता है वह दरअसल उस घर का दामाद, जमवाई है। वह तो खुद मेरे बाप के पैसों पर पलता है। तुम्हें क्या रखेगा? उसकी अपनी एक फैमिली पहले से है, बच्चे हैं उसके, तो उसको क्या जरूरत है तुम जैसी लालची लड़की से शादी करने की? फिर न जाने कितनी ही देर वह अपना गुस्सा निकालती रही और फिर दरवाजे पर ठोकर मारकर चली गई वहां से। पूरा मोहल्ला वहां जमा था। सब ने उसके इल्जाम सुने थे। मेरी माँ देवी बहुत ज्यादा गुस्से और सदमे में थी। मैं तो किसी के सामने सर उठाने के काबिल ही नहीं रही। मेरी खूबसूरती का गरूर जमीन में दफन हो गया। मेरे पति सुमित को किसी से पता चला तो उसने मुझे अगले ही दिन तलाक भिजवा दिया। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न हुई होगी। हर कोई मुझे बुरा भला कह रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह रौनक से संपर्क कर पाऊं, मगर ऐसा संभव न हो सका। वह न जाने कहाँ गुम हो गया था और मैं अपनी लालच के गड्ढे में खुद ही बहुत बुरी तरह गिर चुकी थी और अब मेरे पास सिवाय मुंह छिपाने के कोई रास्ता नहीं रहा था। लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मेरी दुनिया का रंग, रूप और पैसे का जुनून सब एक पल में राख हो चुका था।